हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CVBCL आर्ट्स क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का जो प्रतिक्रिया था, जो कमेंट था, इतने सारे कमेंट आए हैं, इतने सारे भर भर के कमेंट आए हैं, बहुत प्यारा भरा कमेंट आया है। तो समाजशास्त्र का जो पेपर था, वो जो मैंने पढ़ाया था, उसमें से बहुत कुछ जो है बच्चों को जो है मिला है और बेनिफिट हुआ है, वो लिख कर आए हैं। तो मैं खुश हूँ इस बात से लेकर कि मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं और आप भी खुश हैं कि आप अच्छे से उसे लिख कर आए हैं। तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जो भी मैं क्वेश्चन करूं आपके पेपर में आ जाएं। तो चलिए आज के इस वीडियो में शुरुआत करेंगे। भूगोल के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर नजर डालेंगे, साथ में पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों कि आपको तैयार हो जाए और अच्छे से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जो मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, मैं बार बार एक एक करके अच्छे अच्छे मॉडल पेपर लेकर आ रहा हूं, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से आपके एग्जाम में आए। तो आप सभी वीडियो को देख सकते हैं, अगर आपको बेनिफिट लगता है तो आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार से पेपर पैटर्न देखने को मिलेगा। हम लोग ज़्यादा टाइम बर्बाद यहाँ नहीं करेंगे, आप देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, सीधा आ जाते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, और दो देशों के मध्य होने वाला जो व्यापार होता है वो क्या कहलाता है। मान लीजिए कोई एक देश ए है, कोई एक देश बी है, ठीक है। अगर इन देशों के बीच में व्यापार होगा तो क्या क्या कहलाएगा। इसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए चीन है और भारत है, तो भारत और चीन के बीच में जब व्यापार होगा तो इस व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। अंतर्देशीय मतलब एक देश से, एक ही देश में जो है अगर कोई व्यापार होता है उसे अंतर्देशीय कहते हैं, और एक देश से जब बाहर होने लगे तो उसे अंतर्राष्ट्रीय कहा जाता है। और बाह्य व्यापार का मतलब बाह्य मतलब बाहर से किया जाता है, लेकिन जो है अपने ही देश के भीतर होता है। और स्थानीय व्यापार मतलब कि जो अलग अलग स्थान पर व्यापार होते हैं उससे संबंधित है। तो राइट आंसर में जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह हुगली नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पे पारादीप, कोच्चि, कोलकाता या फिर हल्दिया। तो थोड़ा सा मैं आपको आंसर पता होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं यहाँ पे कैसे आप इसे समझ पाएंगे। तो देखिए थोड़ा सा मैपिंग करने का प्रयास करते हैं यहाँ पे, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आए। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा सा मैपिंग कर लेते हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, क्योंकि भूगोल की जो आत्मा है ना वो मैपिंग है भैया। ठीक है, मैपिंग अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो आपको दिक्कत कभी नहीं होगी। इस प्रकार से इतना मान लेते हैं। ठीक है, गंगा जो नदी है वो उत्तराखंड के गोमुख से निकलती है, इस प्रकार से यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बहती हुई फिर इसके बाद बंगाल की खाड़ी में, बांग्लादेश में, फिर बंगाल खाड़ी में चली जाती है। और उसके बाद जो है ये जो नदी है पश्चिम बंगाल में, इसकी एक धारा अलग हो जाती है इस प्रकार से। ठीक है, जो ये वाली धारा है, ये वाली धारा, उसको हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। इसी नदी को जो है हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, जो गंगा नदी की एक वितरिका है। वितरिका का मतलब होता है जब दो नदी आपस में अलग होते हैं ना, जब दो नदी आपस में अलग होते हैं तो उसे वितरिका कहते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो जो नदी गंगा से अलग हो रही उसी का नाम हुगली नदी है, और इसी हुगली नदी के तट पर यहाँ पे बसा है शहर कोलकाता। ठीक है, कोलकाता शहर बसा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो पश्चिमी तट की बात करें, यहाँ भी मैपिंग थोड़ा सा करते हैं ताकि जो आपको रट्टा मारना ना पड़े। बचपन से हम रटते आ रहे हैं और लोग रटवाते भी हैं। ठीक है, रटना नहीं है, समझना केवल है। तो देखिए ये पश्चिम दिशा हो जाएगा, ठीक है, और ये पूरब दिशा हो जाएगा। तो जब आप सीधा सीधा ऐसे मानचित्र को देखोगे ना, ऐसे देखोगे तो ये आपका जो है वो इधर पश्चिम और इधर आपका पूरब हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि पश्चिम में स्थित बंदरगाह, तो यहाँ पे देखिए पारादीप, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ पारादीप पड़ता है उड़ीसा में, तो पड़ेगा यहाँ पे। अब किस दिशा में आ गया, पूरब में आ गया। दूसरा है कोच्चि, कोच्चि भैया केरल में है, और केरल तब पड़ता है यहाँ पे, कोच्चि आपका यहाँ हो जाएगा। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, और तूतीकोरिन पड़ेगा यहाँ पे। और हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका कोच्चि, क्योंकि कोच्चि केरल में पड़ता है और केरल जो है पश्चिम में है। ठीक है, कोई रट्टा मार नहीं, बस समझने वाली बात है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ पे है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। ठीक है, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में NW1, यानी नेशनल वाटरवेज संख्या 1। ठीक है, ये संघ जो है किस नदी पर तथा किन दोनों स्थानों पर बीच में जोड़ता है। तो फिर से थोड़ा सा मैपिंग कर लेते हैं, क्योंकि भूगोल की आत्मा है मैपिंग, इससे आपको जल्दी आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से थोड़ा सा बना लेते हैं तो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से समथिंग इस प्रकार से रहेगा। और यहाँ पे देखिए
कह रहा है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, यानी गंगा जो नदी है ना भैया, गंगा जो नदी है, यही गंगा नदी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, ठीक है। इसी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहते हैं। और जो है ये प्रयागराज से स्टार्ट होता है, प्रयागराज से, ठीक है। और जो है ये हल्दिया तक जाता है, प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। और हल्दिया जो है यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल में है, प्रयागराज यूपी में है। तो यहाँ से जो है इस प्रकार से इसको जोड़ा गया है नदी के माध्यम से, गंगा नदी में। तो ये जो है प्रयागराज से पटना, पटना से फरक्का, फरक्का से फिर हल्दिया तक जाती है, ठीक है। तो ये जो है NW जो है ये 1 है, ठीक है, 1 है। तो यहाँ पे देखिए गंगा नदी जो है ये हल्दिया, इसमें हल्दिया से इलाहाबाद इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहे आप इलाहाबाद से हल्दिया कहें या हल्दिया से इलाहाबाद की बात एक ही है, क्योंकि शुरुआत होती है इलाहाबाद से और फिर इसके बाद हल्दिया तक जाती है, ठीक है। चलिए आगे है, नेक्स्ट है खेतड़ी। खेतड़ी किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी डॉट डॉट करके दिया है। किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी में लौह अयस्क, बॉक्साइट, तांबा, मैग्नीज। तो भैया तांबा जो है ना इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेतड़ी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और खेतड़ी पड़ता है राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में पड़ता है। और ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। रानीगंज खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो रानीगंज में क्या बॉक्साइड होता है? नहीं, तांबा होता है, कोयला होता है, अब्रक होता है। क्या होता है? तो महसूस कर कि जो आपकी रानी है ना, वो रानी है वो कैसी हैं? वो काली हैं या फिर जो है कोयले वाले में रहती हैं, ऐसी समथिंग ट्रिक बना लीजिए। तो कोयला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मान लीजिए कि रानी के बगल में सॉरी फॉर दैट, थोड़ा गला खराब हो चुका है। आप दोस्तों इसको ऐसे भी ट्रिक लगा सकते हैं कि जो रानी है ना वो बगल में जो है, रानी जो है वो बगल में एक कोयला बनाती हैं, ठीक है, बगल में क्या करती हैं? कोयला बनाती हैं। तो रानीगंज कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। बगल मतलब बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। और क्या बनाती हैं? कोयला। राइट आंसर कोयला हो जाएगा, ठीक है। ऐसे पॉइंट और आपसे पूछ लेगा कि झरिया किसके लिए है? झलिया, ठीक है, झलिया नहीं झरिया। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जवाब होगा भैया झलिया में क्या होता है? कोयला होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। झलिया ट्रिक है, आप झरिया याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन यहाँ पे, मलिन बस्तियां सर्वाधिक कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, केरल में। तो देखिए एक है धारावी बस्ती। धारावी बस्ती जो है ये पूरे भारत की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती मानी जाती है धारावी बस्ती। और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय भारत में सर्वाधिक छोटा है? सर्वाधिक नहीं बल्कि छोटा कहेंगे, हाँ सबसे छोटा कह सकते हैं। सबसे छोटा जैन, सिख, मुस्लिम, ईसाई। तो देखिए सबसे पहला जो स्थान आता है वो हिंदू का आता है, दूसरा स्थान मुस्लिम का आता है, ठीक है। और इसमें जो लास्ट आपका रहेगा ये सिख, इसमें सॉरी जैन जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जैन सबसे छोटा समुदाय है भारत में, ठीक है। चलिए पहला दूसरा भी ध्यान रखेंगे, वो भी पूछा जा सकता है। पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम, और उसके बाद जो है लास्ट में जो है जैन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में कितनी थी रहेगी यहाँ पे? तो यहाँ पे जवाब होगा इसमें 121 करोड़, ठीक है। देखिए 1 2 1 ध्यान रखेंगे। ये 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न के। जो भी मैंने क्वेश्चन कवर किए हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से अगर 2 या 4 क्वेश्चन दोस्तों अगर आपके पेपर में आ जाते हैं ना तो बिल्कुल बहुत अच्छा है, क्योंकि एक ही मॉडल पेपर से सारे क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। आप इस सच्चाई को समझने का प्रयास करिए। बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि भैया यही पेपर तैयार कर लीजिए, इसी में से आ जाएगा पूरा। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप समझिए, सच्चाई को समझिए, जो सच्चाई है उसको सुनने का प्रयास करिए। हाँ यहाँ से 2-4 क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, लेकिन पूरा पेपर नहीं आ सकता। ये बात सच्चाई है। आप सुनना नहीं चाहते हैं, लोग सुनाना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि जो सच्चाई है वो सुनने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि जैसे मानव भूगोल के 2 शाखाओं का नाम लिखिए, या फिर विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या के 2 देशों का नाम बताइए, या मानव विकास के स्तंभ। ये देखिए 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो 2 नंबर का मतलब 2 पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। 2 पॉइंट, 1 पॉइंट इस पे, 1 पॉइंट इस पे, 1 नंबर 1 नंबर, 2 नंबर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पूरा बढ़िया नंबर मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। आइए उत्तर देखते हैं, सीधा सीधा उत्तर देखते हैं तो ज़्यादा आसान रहेगा हमें। सब पहला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल की 2 शाखाएं बताइए। देखिए 2 शाखा पूछा है मानव भूगोल की। शाखा का मतलब होता है ब्रांच। जैसे बैंक होता है ना, बैंक का अलग अलग जहाँ पे ब्रांच खुला होता है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है, स्टेट बैंक है, इसका अलग अलग जहाँ पे ब्रांच खुला होता है। तो ब्रांच मतलब क्या, उसकी शाखाएं खुली हैं, तो वहाँ भी तो बैंक में वही काम होता होगा जो इसके मेन बैंक में काम होता होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है, यानी जो मानव भूगोल है, इस मानव भूगोल में मानव मेन है, ठीक है। मानव आर्थिक क्रियाओं का उपयोग करता है। तो यहाँ पे जो मानव की 2 शाखाएं हैं वो मानव से संबंधित होगी। तो आर्थिक क्रियाएं यानी आर्थिक भूगोल और सामाजिक, दोनों इसके
पार्ट हो जाएंगे, दोनों हिस्से हो जाएंगे, दोनों इसकी शाखा हो जाएगी। और भी शाखाएं हैं, दो पूछा कि दो ही लिखिए, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आप क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, विश्व में स्तरभाई जनसंख्या के लिए दो देशों का नाम बताना है, तो चीन भारत आप सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे है कि मानव विकास के दो स्तंभ बताइए, मानव विकास कैसे कर सकता है। दो स्तंभ मतलब ये है कि जैसे आपको घर बनानी है तो घर बनाने के लिए पिलर देना पड़ता है, ठीक है, पिलर देना पड़ता है। जब पिलर जितना मजबूत होगा, जितना अच्छा होगा, उतना ज़्यादा जो है घर अच्छा रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो पिलर वो क्या है, वो स्तंभ है, वो फाउंडेशन है। ऐसे ही मानव विकास कैसे कर सकता है, उसका स्तंभ क्या, आधार क्या है उसका, जब उसके पास अच्छी स्वास्थ्य होगी, अच्छी शिक्षा होगी, तब मानव विकास कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, उसके पास क्या होगी, आय होगी, तो मानव विकास कर सकता है। दो पूछा है, दो में से कोई भी, इसमें तीन में से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि मानव विकास तभी कर पाएगा जब उसके पास स्वास्थ्य अच्छी होगी। आप सोचिए कि आपको बोर्ड पेपर देना है और आपकी तबीयत खराब हो जाए भयानक, ऐसा ना हो, ऊपर वाला ऐसा ना करे। मान लीजिए तबीयत खराब हो जाए, क्या आपका पेपर अच्छा जाएगा? नहीं जाएगा पेपर। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य नहीं ठीक है भैया। तो सिंपल सी बात है कि मानव विकास कब करेगा, जब उसका स्वास्थ्य ठीक होगा, तभी तो विकास कर पाएगा। सिंपल है, क्या रट्टा मारने वाली बात है इसमें, ठीक है। आगे एजुकेशन, शिक्षा, शिक्षा भी जरूरी है, और शिक्षा नहीं ले सकते हैं तो आए तो जरूर लिखें, क्योंकि बिना इनकम के भैया आज के में कुछ नहीं होने वाला है, आप जानते हैं। पैसा जेब में है, अगर आपके जेब में पैसा है तो लोग कहेंगे भाई कैसा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे देखिए, आपके 12 सामने क्वेश्चन है, भौगोलिक विशेषताओं की दो विशेषताएं बताना है। तो देखिए पहला है स्थानिक विविधता। स्थानिक विविधता का मतलब क्या है, पृथ्वी की सतह पर विभिन्न स्थानों पर विभिन्न भौगोलिक विशेषताएं पाई जाती हैं। और दूसरा है जो है परस्पर निर्भरता, एक क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताएं दूसरे क्षेत्र से प्रभावित करती हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं, इसको हटा ही दीजिए, आंसर को हटा देते हैं। यहाँ में थोड़ा मैंने किताबी भाषा लिख दिया है, कोई बात नहीं, मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ। भौगोलिक विशेषता का मतलब क्या, देखिए भौगोलिक विशेषता का मतलब ये है कि अगर जहाँ पे जलवायु है, यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे जलवायु, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए जलवायु हेडिंग डालेंगे, उसके बारे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसके बारे में, लिखेंगे कि अगर कहीं भयानक ठंडी पड़ती हो, कहीं भयानक ठंडी पड़ती हो, तो क्या लोग वहाँ रहना पसंद करेंगे? नहीं रहना पसंद करेंगे। भयानक ठंडी पड़े, वहाँ लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। और कहीं पे अगर भयानक गर्मी पड़े तो लोग रहना पसंद करेंगे? नहीं रहना पसंद करेंगे। इसका मतलब जहाँ पे थोड़ी ठंडी, थोड़ी गर्मी पड़े, लोग वहाँ पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। तो ये क्या है, भौगोलिक विशेषता नहीं है, सिंपल सा विशेषता उसकी है। क्यों? क्योंकि जलवायु प्रभावित करती है मानव जीवन को, ठीक है। अब दूसरा लिखेंगे, दूसरा ले देंगे वहाँ की मिट्टी, मृदा यानी मृदा। देखिए अगर मृदा उपजाऊ है तो लोग वहाँ ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कृषि अच्छी होगी, वहाँ पे फसल उत्पादन होगा, वनस्पतियाँ अच्छी होंगी, अच्छे से वहाँ पे जीवन यापन हो पाएगा। तो मृदा इंपॉर्टेंट है, मृदा नेचुरल है, भौगोलिक विशेषता है, तो आप इसके बारे में ले सकते हैं, ठीक है, अच्छे से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कृषि आधारित दो जो है उद्योग हैं, उनको बताना है। दो उदाहरण दीजिए। तो देखिए, एक कपड़ा उद्योग तो होता है, क्योंकि कपास जो होता है वो कृषि में होता है, तो कपास से बना कपड़ा, कपड़ा क्या हो जाएगा, ये उद्योग हो जाएगा, और कपास क्या हो जाएगा, कृषि में हो जाएगा, ठीक है। तो कपास से बना कपड़ा आपका कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चीनी उद्योग। चीनी, गन्ना कहाँ होता है, कृषि में होता है, गन्ने से बना चीनी, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए गन्ना क्या हो जाएगा, कृषि में हो जाएगा, उद्योग चीनी में हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। चलिए आगे है, यहाँ पे नेक्स्ट है, उद्योगों के स्थानीयकरण के दो कारक बताइए। यानी जो उद्योग होते हैं वो स्थानीयकरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है, ये बताना है। तो देखिए कच्चा माल, यहाँ पे क्या लिखा है, बल्कि का हट गया है, यहाँ पे कच्चा माल रहेगा, ठीक है, पूरा सेंटेंस कर देते हैं, कच्चा माल रहेगा। कच्चा माल मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपको पनीर बनानी है, पनीर की सब्जी बनानी है, तो पनीर की सब्जी बनाने के लिए आपके पास पनीर तो होना चाहिए ना, तभी तो पनीर की सब्जी बनेगी, है ना। कोई चीज़ और मिला सकते हैं, लेकिन अगर दूध का पनीर जो होता है वही अब मिलाइए तो पनीर तब बढ़िया लगेगा। इसका मतलब कि पनीर की सब्जी बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में हमें पनीर लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी उद्योग स्थापित होता है कहीं पे, तो सबसे बड़ी वहां पे होती है कच्चे माल की उपलब्धता। आसानी से कच्चे माल उपलब्ध हो जाएंगे तो वहां पे उद्योग स्थानीयकरण आराम से हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। आगे बात करते हैं परिवहन की सुविधा। परिवहन की सुविधा का मतलब ये होता है कि उद्योग में जो कच्चे माल हैं उनको जो तैयार उत्पाद होते हैं, यानी जो सामान बनेंगे, वो परिवहन के माध्यम से किसी दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं, यानी बाजार तक पहुंचाए जा सकते हैं। सिंपल सी बात यह है कि आपने उत्पादन तो कर दिया, लेकिन मार्केट में वो सामान पहुंच ही नहीं रहा है। जो सामान नहीं बिकेगा तो कोई फायदा है बनाने का, कोई फायदा नहीं है। इसीलिए परिवहन की सुविधा भी होनी जरूरी है, ठीक है। 2 पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए,
नेक्स्ट है तृतीय क्रियाकलाप के दो उदाहरण बताइए। तृतीय क्रियाकलाप या चतुर्थक क्रियाकलाप दोनों में से कोई एक जरूर पूछेगा कि जो है तृतीय क्रियाकलाप के दो उदाहरण बताइए। तो इसमें आता है पर्यटन, बैंकिंग, सेवा क्षेत्र से संबंधित जो होते हैं ये इसमें आते हैं। और चतुर्थ क्रियाकलाप में शोध आता है, रिसर्च आता है, अनुसंधान, ठीक है, शोध। विश्वविद्यालय जो शिक्षक होते हैं वो आपके चतुर्थक में आ जाएंगे। जो संचार कम्युनिकेशन है वो आपका चतुर्थक में आ जाएगा। तृतीय क्रिया में शोध आता है जिसमें अध्यापक भी आता है, इंजीनियर भी आते हैं, एक दुकानदार भी आता है, ठीक है, मोची नाई, ये सब इसमें आते हैं। तो दो ही लिखना है, आराम से लिख सकते हैं। आगे है विश्व के दो प्रमुख बंदरगाह बताना है। बंदरगाह वो होते हैं जहाँ पे समुद्र के जहाज, जो समुद्र में जो जहाज चलते हैं वो समुद्र के जो जहाज है वो आके जहाँ पे रुकते हैं, जिस तट पर रुकते हैं उसी तट पर बना होता है बंदरगाह, उसी को बंदरगाह के नाम से जानते हैं। जैसे मुंबई बंदरगाह आप जानते होंगे, ठीक है। यहाँ पे विश्व में बताना है, विश्व में आपका भारत भी आता है तो आप भारत का भी यहाँ पे ले सकते हैं, मुंबई बंदरगाह, या फिर जो है चेन्नई बंदरगाह, या फिर जो है आप कोई भी नाम ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे संघाई जो है ये चीन में पड़ता है, चीन बंदरगाह है, और टोक्यो जापान की राजधानी है, ठीक है, ये भी बंदरगाह है। तो इस प्रकार से दो लिखना है, दो ही लिखेंगे। आगे बात करते हैं, एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा ना तो वहाँ पे हेडिंग बनाएंगे विश्व के दो प्रमुख बंदरगाह, ये परफेक्ट हो जाएगा। और फिर इसके बाद दो पॉइंट लिख देंगे, आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा लगेगा थोड़ा देखने में और एग्जामिनर का प्रभाव पड़ेगा। आप स्केच पेन से या फिर काले पेन से लिखेंगे, उत्तर नीले पेन से लिख देंगे, बढ़िया नंबर मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न की 50 शब्दों में आंसर देना होगा, 4 नंबर आपको मिलेगा। और इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो क्वेश्चन है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख आधार क्या है। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसका आधार क्या है। आधार का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास आधार कार्ड होगा ना, आधार कार्ड, उस आधार से कोई भी काम आप करवाते होंगे, जैसे कहीं पे स्कूल में अन्य जो चीज़ें हैं आपके, आज के दिन में आधार बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आधार से ही काम होता है, आधार है ऐसा लोग पूछते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये है कि अगर एक देश से दूसरे देश में व्यापार हो रहा है तो उसमें क्या मुख्य आधार है, फाउंडेशन क्या है, क्यों होता है व्यापार, ये हमें समझना है, ठीक है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं और पूंजी का आदान प्रदान होता है। इसकी प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी परिभाषा बताई गई है, ठीक है। इतना परिभाषा लिख देंगे और फिर इसके प्रमुख जो आधार है आप यहाँ पे बनाएंगे, लिखेंगे, ठीक है। एक पॉइंट मैं और आपको बता दूं, इस प्रक्रिया को आप ऐसे भी ऐसे डायग्राम बना के इस प्रकार से यहाँ पे डायग्राम बना सकते हैं। 3-4 पॉइंट, देखिए 4 नंबर का है तो कम से कम 4 पॉइंट तो लिखेंगे ही, ठीक है, 4 पॉइंट तो लिखेंगे ही। और 4 पॉइंट लिखने के बाद जो है तब उसके बारे में एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। इस डायग्राम को बनाने से एग्जामिनर का प्रभाव पड़ेगा। और बोर्ड ने खुद, यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया है निर्देश, उसमें बताया है कि फ्लो चार्ट, डायग्राम, जैसे ये क्या है, डायग्राम है और फ्लो चार्ट होता है, उसको भी बताएंगे अभी आगे कैसे बनाना है। मैपिंग का प्रयोग करके भूगोल में ये सब करके आप पूरा का पूरा नंबर ले सकते हैं दोस्तों। 4 में 4 पूरा, 6 में 6 नंबर पूरा मिलेगा, यानी पूरा पूर्णांक मिल सकता है अगर आप तरीके से कॉपी को लिखे हैं। बस तरीका पता होना चाहिए, वो तरीका मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो आप जो है यहाँ पे समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके बारे में चार्ट बन जाएगा, यानी डायग्राम बन जाएगा, तब एक एक करके हेडिंग बनाएंगे। अब इसके बारे में लिखेंगे तो देखिए पहला हेडिंग हो जाएगा आपका प्राकृतिक संसाधनों की असमानता। सभी जगह में प्राकृतिक जो है संसाधन वो असमान रूप से पाए जाते हैं, समान नहीं होते हैं। असमानता का मतलब समान नहीं है। यही कारण होता है कि अलग अलग देशों में संसाधनों की उपलब्ध होते हैं। जैसे विभिन्न देशों में प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता अलग अलग होती है, जिसके कारण जिससे क्या होता है व्यापार आवश्यक हो जाता है। जैसे मान लो कि चीन में वहाँ पे कुछ उत्पादन होता है, भारत में कुछ उत्पादन होता है, या फिर अमेरिका में कुछ उत्पादन होता है, तो अन्य अन्य देशों में अलग अलग उत्पादन होते हैं, अलग अलग टाइप के प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। तो क्या होता है एक दूसरे से देशों से व्यापार करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास पूरा भरपूर संसाधन नहीं हो पाता है, इसी कारण, ठीक है, इसी कारण जो है वहाँ पे अपना जो है आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो क्या सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। प्राकृतिक संसाधनों की असमानता अपनी भाषा में लिखेंगे कि जिन क्षेत्रों में या फिर जिन देशों में प्राकृतिक असमानता पाई जाती है उन देशों से व्यापार होता है, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, सिंपल, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है
तकनीकी विकास। भाई टेक्नोलॉजी हर जगह देश पे सेम नहीं है, तो कुछ देशों में तकनीकी रूप से उन्नत हैं और नवीनतम तकनीकी को उत्पादन से बनी निर्यात की मतलब वस्तु को निर्यात करते हैं। तो जो तकनीकी जो टेक्नोलॉजी है वो एक देश से दूसरे देश में जाती है। अगर एक ही देश में उत्पादन हो, ठीक है, तो वो पूरे देश में नहीं पहुँच पाएगा, उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तकनीकी विकास का है। चौथा है श्रम विभाजन और विशेषता। श्रम विभाजन विशेषता का मतलब ये है कि प्रत्येक देश में अपनी दक्षता मतलब कौशल, स्किल डेवलपमेंट, जिसके पास नॉलेज हो, जिसके पास ज्ञान हो, उसको दक्षता बोलते हैं, कौशल बोलते हैं, अनुसार उत्पादन बनाता है और व्यापार के माध्यम से अन्य देशों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो श्रम विभाजन का मतलब सब जगह पे एक जैसे टैलेंट लोग नहीं होते हैं। जैसे अगर चाइना की बात करें, चाइना में जो है बचपन से ही बच्चों को जूडो, कराटे, टेक्निकल चीज़ें सिखाई जाती हैं। यहाँ जो है अपने अपने ज़िले में, अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में बचपन में छोटा बच्चा रहता है, सबसे पहले गाली सीखता है वो। तो सिंपल सी बात ये है कि भैया वो गाली सीखेगा, टेक्निकल सीखेगा, वही बात समझने वाली बात है यहाँ पे। तो ऐसे ही हर जगह पे जो है श्रम विभाजन आपको अलग अलग मिलेगा, यानी टेक्निकल कुछ अलग मिलेंगे, कुछ अलग स्किल रहेगी उनके पास। इस प्रकार से अलग अलग वहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, अगला दोस्तों पॉइंट यहाँ पे है मांग और आपूर्ति। मांग और आपूर्ति का मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देशों को जरूरतों और उत्पादों की उपलब्ध पर निर्भर होता है। यानी जैसे से मांग बढ़ती है वैसे से क्या होती है, सप्लाई होती है, यानी पूर्ति होती है। तो एक देश में दूसरे, जैसे भारत है, भारत जो है पेट्रोलियम का जो है ज़्यादातर क्या करता है, हिस्सा निर्यात करता है, सॉरी आयात करता है, आयात मतलब खरीदता है। ठीक है, भारत पेट्रोलियम खरीदता है। तो जब विदेशों से मंगाता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत आता है, क्योंकि भारत को मांग है, डिमांड है, तभी तो वहाँ से जो है भारत विदेशों से मंगाता है हर चीज़ें। तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं। जैसे चाइनीज सामान है, हर चीज़ चाइनीज सामान है भारत में, आप देख लीजिए। ठीक, खाने पीने से लेकर पूरा हर चीज़ चाइनीज सामान है। इसका मतलब ये है कि चाइनीज जो सामान है वो भारत में उसकी डिमांड है, उसकी मांग है, तभी तो आ रहा है हर चाइना चीज़, तो उसकी मांग है, इसीलिए भारत में आ रहा है सामान। ठीक है, इस प्रकार से ले सकते हैं। आगे है यहाँ पे सरकारी नीतियाँ। सरकारी नीतियाँ का मतलब सरकारी नियम जो बनाए जाते हैं, व्यापार नीतियाँ, शुल्क यानी टैरिफ जो होती है, शुल्क वगैरह, निर्यात आयात नियम और द्विपक्षीय समझौतों को व्यापार को प्रभावित करते हैं। यानी सरकार जो नियम बनाते हैं, अगर कोई देश जो है टैक्स ज़्यादा लगा दिया तो प्रभावित होगा व्यापार, टैक्स कम कर दिया तो कहीं के व्यापार होगा अच्छे से। इस प्रकार से मेरे 5 पॉइंट लिखा है, आप 4 लिखेंगे, 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखेंगे जो आपका अति लघु सवाल रहेगा 1 से 1.5 पेज में। ठीक है, 1 से 1.5 पेज में आंसर आपको देना है। ठीक है, अगर 2 तक जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, 2 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर ज़्यादा गया तो आगे क्वेश्चन छूट जाएगा, लिखना थोड़ा ज़्यादा रहता है, और इसीलिए आपको ध्यान रखना एक भी क्वेश्चन किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको बना के लिखना पड़े, लेकिन लिख कर आइए दोस्तों, छोड़कर मत आइए। सादे पन्ने पर एग्जामिनर नंबर नहीं देता है, ये बात समझने का प्रयास करिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या का व्यावसायिक संगठन क्या है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन, यानी जो भारत में जनसंख्या है वो व्यावसायिक, कुछ ऐसे व्यवसाय लोग हैं, जो ऐसे संगठन हैं जो व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं। तो ऐसे 3 संगठन में विभाजित किया गया है। तो देखिए आप जानते होंगे, पढ़े होंगे, तो आप समझ जाएंगे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, और नीचे यहाँ पे है आपका तृतीय क्षेत्र, आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो एक एक करके समझ लेते हैं फटाफट, जल्दी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र में वो होता है, देखिए प्राइमरी लिखा है, प्राइमरी आपने बचपन में पढ़ा होगा प्राइमरी में। तो शुरुआत कहाँ से होती है, प्राइमरी से तो होती है। यानी जब मानव दुनिया में आया था, आप महसूस करिए, जब मानव दुनिया में आया था तो सबसे पहले प्राइमरी चीज यानी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग किया था, क्योंकि उसके पास दिमाग था लेकिन उतना ज़्यादा विकसित नहीं था, न ज़्यादा उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी, कुछ भी नहीं। जो मानव दुनिया में आया था सबसे पहले क्या किया, मानव दुनिया में आया तो सबसे पहले प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया। यानी जब हम प्राथमिक क्रिया में, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं तो उसे प्राथमिक क्रिया कहा जाता है, यानी प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है, सिंपल। जैसे इसमें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन यानी मछली पालन, वानिकी यानी वन से संबंधित से लकड़ी प्राप्त करना, फल फूल, ये सब है। और खनन जैसे कार्य, खुदाई में जो हमें खनिज प्राप्त होते हैं, ये सब जो कार्य आते हैं ये प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधन है, इसे प्रकृति ने दिया है। और भारत का लगभग 43% जनसंख्या कृषि में जो है संलग्न है, शामिल है। तो इस प्रकार से लिखिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रट्टा मार नहीं, बस केवल चीज़ समझने वाली बात है। इंसान समझने का प्रयास नहीं करता है और बस रटने की कोशिश करता है। ठीक है, आगे है द्वितीय सेक्टर,
इसमें देखिए, इसमें विनिर्माण का मतलब होता है जैसे मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी है। अगर मैं मिट्टी से ईंट बना दूं भैया, ईंट बना दूं, तो अब बताइए कि मिट्टी महंगा होता है कि ईंट महंगा होता है? जवाब होगा ईंट महंगा होता है। इसका मतलब ये है कि विनिर्माण मतलब जब किसी एक वस्तु को किसी दूसरे उपयोगी वस्तु में बदल दिया जाए, निर्माण कर दिया जाए, तो उसे विनिर्माण कहा जाता है। और ध्यान रखना, पहली वाली वस्तु के अपेक्षा जो दूसरी वाली वस्तु बनेगी वो ज़्यादा कीमती होती है। जैसे आप दूध ले लीजिए और दूध से आप जो है पनीर बना दीजिए, आप जो है घी बना दीजिए, तो देखिए कितना महंगा बिकेगा वो। इसका मतलब ये है कि प्राथमिक क्रियाओं को दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है। जैसे कपास से कपड़ा बनेगा, तो कपास महंगा होता है, कपड़ा महंगा होता है, कपड़ा महंगा होता है भैया, कपड़ा बहुत महंगा होता है। औद्योगिक विकास के कारण इसमें रोजगार अवसर बढ़ रहे हैं, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में इसमें रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, कई सारी कंपनियां होती हैं, तो उससे जो है यहाँ पे रोजगार आसानी से मिलते हैं। नेक्स्ट है तृतीयक क्षेत्र, यानी जो है टर्शियरी सेक्टर, इसको बोलते हैं सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता है। बैंकिंग जितनी भी प्रणाली होती है, बैंकिंग जो कार्य होते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। जो परिवहन साधन जो होते हैं सब इसी के अंतर्गत आते हैं। संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन जो शामिल होते हैं सब इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। भारत में इसमें जो है तेजी से इसका योगदान बढ़ रहा है, तो उसके बारे में ऐसे आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे भारत में जनसंख्या वृद्धि के रोकने 4 उपाय बताइए। भारत में जनसंख्या वृद्धि रोकने के 4 उपाय बताना है। अब जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या होता है? देखिए, सिंपल भाषा में अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कोई एक स्थान ए है, यहाँ पे 5000 लोग रहते हैं, ठीक है, 5000 लोग रहते हैं, और 5 साल में फिर से सर्वे किया गया यहाँ पे, तो जनसंख्या बढ़कर अगर ये 50,000 हो जाए, जनसंख्या बढ़कर 50,000 हो जाए, इस प्रक्रिया को कहेंगे जनसंख्या वृद्धि। बल्कि जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट कहेंगे। भैया इतना ज़्यादा कैसे बढ़ेगा जनसंख्या, है ना। जैसे मान लीजिए शादी में क्या होता है, शादी में जब घराती लोग खाते हैं और बाराती टूट पड़े, तो जनसंख्या बढ़ेगी घटेगी? बढ़ जाएगी। तो अब उसका उपाय क्या है, ये समझना है, ठीक है। उपाय ये कि पहले घराती खा ले, फिर बाराती बाद में अपना आराम से खाएंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन देखिए, इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, इसको भी आप डायग्राम बना सकते हैं। देखिए, इसको भी यहाँ पे आपका ये हेडिंग बन जाएगा, में इस प्रकार से हेडिंग बन जाएगा, और इसको आप डायग्राम बना लीजिए। 4 पॉइंट आराम से जो है इसके बारे में आप लिख देंगे, इस प्रकार से 4 पॉइंट, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। 4 ही पॉइंट लिखेंगे, मैं यहाँ 5 बना दे रहा हूँ। आराम से डायग्राम बनाइए, लिखिए, बेहतरीन नंबर मिलेगा। कुछ अलग करना दोस्तों कॉपी में, ऐसा नहीं कि बस लिखते जाओ आराम से, ऐसे नंबर नहीं मिलता है, नंबर छीनना पड़ता है एग्जामिनर से, और कॉपी में जैसा लिखेंगे वैसे ही आपको नंबर मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार से पहला हेडिंग बन जाएगा, और शिक्षा का प्रसार। देखिए, जनसंख्या वृद्धि में रोकने का सबसे बड़ा इसमें जो पॉइंट है वो है उपाय में शिक्षा का प्रसार किया जाए, लोगों में जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूक किया जाए, लोगों को समझाया जाए जनसंख्या वृद्धि कितनी खतरनाक है। हम दो हमारे दो, या हम दो हमारे एक का फार्मूला अपनाना चाहिए। लोग अपनाते हैं हम 2 हमारे 10, तो भैया कहाँ से जनसंख्या घटेगी, सब बढ़ी रही है, समस्या है। तो ठीक है, आगे दूसरा पॉइंट लिखेंगे परिवार नियोजन। परिवार नियोजन जो है अपनाना चाहिए, जैसे कि गर्भ निरोधक साधनों और परिवार नियोजन कार्यक्रमों को बढ़ावा देना आवश्यक होता है, इन सब का प्रयोग करना चाहिए। परिवार नियोजन, परिवार प्लानिंग के अनुसार, नियोजन मतलब क्या होता है, परिवार को बढ़ाना है लेकिन प्लानिंग के अनुसार बढ़ाना है। अगर मान लीजिए जैसे शादी हुई है, तो शादी के बाद जो है मतलब एक बच्चा पैदा हुआ मान लेते हैं, तो इसके बाद जो है कम से कम 5 साल की गैप होनी चाहिए, 4 से 5 साल गैप होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 1 साल में बच्चा पैदा हुआ फिर दूसरे साल में बच्चा पैदा हो गया, तो ये दिक्कत है, समस्या भाई, जनसंख्या वृद्धि बढ़ेगी इससे, ठीक है, मतलब जनसंख्या वृद्धि होगी। अगला है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण का मतलब ये होता है कि यहाँ पे महिलाओं की शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने में जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण किया जा सकता है। महिलाएं जब शिक्षित होंगी, तो भाई कहने का मतलब ये है कि जब महिलाएं शिक्षित होती हैं, तो आने वाली पीढ़ी भी शिक्षित होती है, इसीलिए महिलाओं को पढ़ाना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए उन्हें, ठीक है। आगे है नेक्स्ट पॉइंट, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ है। शिशु मृत्यु दर में कम करने से लोग अधिक बच्चा पैदा करने से बचते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधार हुआ, जिससे जनसंख्या सुधार किया जाए, जिससे जनसंख्या वृद्धि को कम किया जा सके, ठीक है। आगे है पॉइंट, क्वेश्चन है कि भू निम्नीकरण और भारत में इसके प्रमुख कारणों के बारे में बताना है। भू निम्नीकरण और भारत में इसके कारण क्या है। तो सबसे पहले आपको ये समझना कि भू निम्नीकरण है क्या आखिर। तो भू मतलब क्या होता है, भूमि धरातल, निम्नीकरण मतलब होता है कम होना, उर्वरा शक्ति का ह्रास होना, उसका क्षति होना, भू निम्नीकरण कहलाता है। अब देखिए,
बात करते हैं भू निम्नीकरण। भूमि की उत्पादकता में गिरावट को कहते हैं। यानी जो भूमि की उत्पादकता होती है उसमें गिरावट होती है, उसकी जो उर्वरा शक्ति होती है वो ह्रास होती है, जिससे बंजर भूमि होती है बंजर हो जाती है। और इसके प्रमुख जो कारण है वो यहाँ पे दिए गए हैं। इसका भी छोटा सा आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं और बना के इसके बारे में अच्छे से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छे से आप लिख सकते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है अत्यधिक वनों की कटाई। भू निम्नीकरण क्यों होता है? जब वनों की कटाई होगी तो क्या होगा, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से मिट्टी की जो उर्वरता होती है वो कम होती है और मिट्टी का ह्रास होता है। कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पेड़ है, ठीक है, तो पेड़ में होता क्या है कि उसमें जो जड़ें होती हैं ना, उसकी जड़ें जो होती हैं इस प्रकार से ज़मीन में होती हैं और जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी को जकड़े रहती हैं। ठीक है, मिट्टी को जकड़े रहती हैं और जब मिट्टी को जकड़े रहती हैं तो उस प्रकार से क्या होता है कि मिट्टी कटाव नहीं होता है और मिट्टी की जो मजबूती है वो बनी रहती है। लेकिन जब पेड़ को काट देंगे तो भाई मिट्टी जो है उसकी जो उर्वरा शक्ति है वो ह्रास हो जाएगी और जो मिट्टी की जो कटाव है वो हो जाएगा, तो इससे दिक्कत हो जाएगी। अत्यधिक कृषि का मतलब है कि बार बार खेती करने से मिट्टी पोषक तत्व खत्म हो जाती है। और एक ही बार खेती करने से, जैसे आपके घर में 7 दिन लगातार एक ही भोजन बने, एक ही भोजन बार बार बने तो दिमाग खराब हो जाएगा भैया, है ना। इसलिए वैरायटी अलग अलग होनी चाहिए। एक ही दाल चावल रोटी एक ही दिन बने तो समझ जाइए कि दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए बार बार खेती करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी कम हो जाती है। ठीक है, आगे है अत्यधिक चराई। अत्यधिक चराई का मतलब पशुओं को चराने की बात हो रही है यहाँ पे। पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई की भूमि की सतह खराब हो जाती है। यानी जब पशु एक ही जगह पे बार बार चरेंगे, है ना, पशु जब एक ही जगह पे बार बार चरेंगे तो भैया क्या होगा, पशु बार बार चरेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। वहाँ पे जो घास रहेगी ना वो घास तो चर लेंगे वो, तो उसकी जो ह्रास होगा मिट्टी का वो खत्म, मतलब जो ह्रास होगा खत्म होगा धीरे धीरे। तो इस प्रकार से जानवरों को चराने के लिए अलग अलग जगह पे चराना चाहिए ताकि जो है घास जो है खत्म ना हो और मिट्टी कटाव वगैरह ना हो। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे देखिए चौथा पॉइंट ले सकते हैं क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। खनन एवं औद्योगिकीकरण। खनन से भूमि की सत्ता नष्ट हो जाती है और औद्योगिक कचरा भी भूमि की जो है नुकसान पहुंचाता है। तो जो है इस प्रकार से इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ऐसे 4 पॉइंट आराम से लिख देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्षा जल संचयन के लाभ बताइए। तो वर्षा जल संचयन के लाभ बताने हैं तो यहाँ पे देखिए वर्षा जल संचयन में लिखेंगे वर्षा की पानी को एकत्रित कर जल संसाधन के रूप में उपयोग करने की प्रक्रिया जो है ये वर्षा जल संचयन कहलाता है। अब इसके प्रमुख जो लाभ हैं वो इस प्रकार से दिए गए हैं। तो लाभ एक एक करके देखते हैं। पहला है जल की उपलब्धता बढ़ाना। यानी आप यानी बारिश जब होती है, बारिश के पानी को अगर आप रोकते हैं, ठीक है, इकट्ठा करते हैं तो उसको भविष्य में उपयोग कर सकते हैं। तो जल संकट जल संकट होता है आप उसे कम कर सकते हैं। ठीक है, और भूमि के जल स्तर है उसको भी बनाए रखने में मदद करता है। आगे है बाढ़ और जल भराव रोकना। बाढ़ और जल भराव को रोकना मतलब ये है कि वर्षा की पानी को संग्रहित करने से सारे क्षेत्र में जल जो भराव की समस्या कम हो जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं सिंचाई में उपयोग। संग्रहित पानी को कृषि, बागवानी, अन्य चीज़ों में इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, आगे है पेयजल पूर्ति। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति भी की जा सकती है। बारिश की जो पानी होती है ना, पहली पानी छोड़कर दूसरी पानी जो होती है इसके बाद जो बारिश होती है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं, उससे आप पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर देखिए धात्विक शब्द लिखा है यहाँ पे। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे फिर मैं आपको आंसर दिखाऊंगा। यहाँ पे लिखा धात्विक, जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं उसे धात्विक खनिज कहते हैं। और यहाँ पे लिखा अधात्विक, जिसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं उसको अधात्विक खनिज कहते हैं। एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए मैं एक शब्द लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये शब्द लिख रहा हूँ मैं ये शब्द क्या है, आपका जवाब होगा सफल लिखा गया है। अगर मैं इसके शब्द के आगे यहाँ पे छोटा आ लगा दूं, केवल छोटा आ, तो ये हो जाएगा असफल। असफल का मतलब ये फेल हो गया है, सफल नहीं हुआ है, सफल नहीं हुआ है। तो ध्यान रखेंगे जिस शब्द के आगे, ठीक है, जिस शब्द के आगे छोटा आ, केवल छोटा आ लग जाए वहां पे नकारात्मक नहीं छुपा रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए धात्विक है, यहाँ पे अधात्विक है, यानी इसमें धातु के अंश पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें पाए जाते हैं और इसमें नहीं है, इसमें छोटा आ गया है तो उसमें नहीं पाए जाते हैं, सिंपल। ठीक है, तो परिभाषा हो जाएगा जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं उसे धात्विक खनिज कहते हैं, जिसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। सिंपल, क्या रटने वाली बात है, आराम से इस चीज़ों को समझ सकते हैं। आइए अंतर देखते हैं।
अंतर की बात करें तो यहाँ पे इस प्रकार से आप डायग्राम बना सकते हैं, मतलब से फ्लो चार्ट, इसको फ्लो चार्ट बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से फ्लो चार्ट बना के आराम से जो है आप इसमें ले सकते हैं। देखिए इसमें विशेषता पहले लिखेंगे, इसमें धात्विक खनिज, इसमें अधात्विक खनिज लिखेंगे। तो पहले परिभाषा समझते हैं। तो पहले परिभाषा में देखिए, वे खनिज जिसमें धातु पाई जाती है उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। और अगला है कि वे खनिज में धातु नहीं पाई जाती, मैंने बताया आपको ना ऊपर, जिसमें नहीं पाई जाती उसे क्या कहेंगे, अधात्विक खनिज कहते हैं, सिंपल। अब इसमें एग्जाम्पल में क्या क्या आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, लोहा, तांबा, सोना, एल्युमिनियम, ये सब धात्विक खनिज हैं। कोयला, चूना पत्थर जो है, माइका, माइका मतलब ये माइका नहीं, माइका है, यानी अभ्रक बोलते हैं इसको, अभ्रक बोलते हैं, ठीक है, अभ्रक, ग्रेफाइट, ये सब क्या होते हैं, अधात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे बात करें परिष्करण की आवश्यकता, इसमें मतलब ये होता है कि इन्हें उपयोग करने से पहले शुद्ध करना पड़ता है। इन्हें उपयोग करने से पहले क्या करना पड़ता है, शुद्ध करना पड़ता है। इनमें शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं होती है, वो अब बिना जैसे डायरेक्ट किसी चीज़ को उपयोग करना होता है, ठीक है। जैसे होता है ना चाय छान कर पीते हैं, कॉफ़ी डायरेक्ट पी लेते हैं भैया, मतलब उसको बनाएंगे और पी लेते हैं, लेकिन चाय जो होता है चाय छान कर पीते हैं, वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। चुंबकीय गुण की बात करें, इसमें चुंबक के गुण हो सकते हैं और जो है इसमें नहीं हो सकते हैं, ठीक है। सिंपल अंतर बता सकते हैं, बढ़िया आपको नंबर मिलेगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन होगा नेक्स्ट बहुविकल्प के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, और इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप इसे लिखेंगे, नहीं आता है तो यहाँ पे अथवा करके दूसरा दिया रहेगा, आप इसे भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद जो है 25 नंबर क्वेश्चन रहेगा, फिर इसके बाद जो है यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपको ये आता है तो जो है आप जो है इसको नहीं, इसको अगर आता है लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके आंसर इसका भी देखते हैं और समझने का इसको प्रयास करते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्रित कृषि की परिभाषा बताइए और इसकी विशेषता बताइए। तो मिश्रित कृषि क्या होती है, देखिए नाम से स्पष्ट, मिश्रित मतलब मिक्स, जैसे खिचड़ी होता है ना, खिचड़ी में दाल, चावल, आलू, टमाटर, मटर सब मिला के बनाते हैं, मिक्स खिचड़ी है। ऐसी कृषि जो मिक्स होती है उसे क्या कहते हैं, मिश्रित कृषि, सिंपल, ठीक है। आइए परिभाषा देखते हैं। मिश्रित कृषि वह पद्धति है जिसमें फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन यानी मछली पालन आदि भी किया जाता है। ध्यान रखेंगे ये सब जो है पशुपालन, ये सब मछली पालन, मुर्गी पालन, ये कृषि के अंतर्गत ही आता है, इसे मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है। अब कहोगे ये कैसे कृषि में आ जाएगा, आता है भैया, कैसे आता ये भी बता दे रहा हूँ कैसे आता। देखिए यहाँ पे जो पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन है, यहाँ पे होता क्या है कि ये सब प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। ये सब क्या प्राकृतिक संसाधन है, और कृषि क्या है, कृषि भी प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक दोनों आपस में मिले कि नहीं मिले, बिल्कुल मिले। तो जब आपस में दोनों मिले तो मिक्स हुआ कि नहीं मिक्स हुआ, बिल्कुल मिक्स हुआ। तो भैया इसीलिए इसे मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह कृषि प्रणाली किसानों को विविध आय के साधन प्रदान करती हैं और कृषि जोखिम को कम करती हैं, ठीक है। यानी जो कृषि से आप किसान फसल उत्पादन किया है, अगर मान लीजिए फसल बर्बाद हो गया, नहीं हुआ, तो रिस्क है, जोखिम है। लेकिन पशुपालन, मुर्गी पालन तो उसके पास एक ऑप्शन होता है कि कृषि में अगर मान लो नहीं हुआ तो पशुपालन से अपना काम चला लेंगे, ठीक है। पशुपालन में नहीं हुआ तो कृषि में काम चला लेंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या विशेषताएं हैं, तो देखिए एक एक करके विशेषता देखते हैं। पहला हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, इसका जो है बहुउद्देशीय उत्पादन। बहुउद्देशीय उत्पादन का मतलब बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो उत्पादन होता है उसे बहुउद्देशीय उत्पादन कहा जाता है। इसमें लिखेंगे, इसमें फसलों के साथ पशुपालन भी किया जाता है, जिससे किसानों को कई सारे स्रोतों को आय प्राप्त होते हैं, पहला पॉइंट है। दूसरा है मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, यानी मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने का मतलब ये है कि फसल अवशेष, पशु अवशिष्ट के उपयोग जैविक खाद रूप में प्रयोग किए जाते हैं और मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। भाई पशुपालन करेंगे, पहले लोग जैविक खाद का प्रयोग ज़्यादा करते थे, ज़्यादा अच्छे से कृषि होती थी। आज के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग ज़्यादा होता है, इसलिए कृषि प्रभावित हो रही है, और जो फसलें उत्पादन हो रही हैं वो कहीं न कहीं उसमें विभिन्न रासायनिक के प्रयोग किए गए हैं, तो वो कभी कभी नुकसान भी करता है मानव को, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके बारे में लिख सकते हैं। और आगे है यहाँ पे तीसरा पॉइंट है जोखिम में कमी। जोखिम में कमी का मतलब यह कि यदि किसी कारणवश फसल उत्पादन प्रभावित होता है तो पशुपालन या अन्य गतिविधियों से भी होने वाली आय भी किसानों को सहारा बनती है, ठीक है। आगे है संसाधनों के जो है प्रभावी उपयोग, मतलब जल, भूमि, श्रम की संतुलित उपयोग जो है संभव होता है, यानी संसाधनों का प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से इसको लिखेंगे, ठीक है। और पांचवा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा यहाँ पे आर्थिक स्थिरता, मतलब विविध उत्पादन से किसानों में आर्थिक स्थिरता बनी रहती है, स्थिर रहती है, और जो उतार चढ़ाव होते हैं वो ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं किसानों में, ठीक है। आगे है यहाँ पे क्वेश्चन अथवा करके भी दिया रहेगा, उसको भी बता देते हैं।
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। भारत में जनसंख्या के असमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। इसका मतलब ये है कि असमान वितरण लिखा ना, जनसंख्या का असमान। मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे कहीं पे छोटा आ लग जाए, शब्द आ लग जाए, छोटा आ, तो समझ जाना वहाँ नकारात्मक शब्द छुपा हुआ है। ठीक है, मतलब कि जनसंख्या असमान वितरण, यहाँ पे असमान में समान नहीं है, समान नहीं है। क्या जनसंख्या समान नहीं है भैया? जनसंख्या कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है। जैसे यूपी में देखिए जनसंख्या कितनी ज़्यादा है और सिक्किम में देख लीजिए कितना कम है। तो इस प्रकार से कहीं ज़्यादा कहीं कम, यानी वितरण मतलब बटी हुई है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। ऐसा क्यों है, उसके पीछे कारण क्या है, ये कारण हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए भारत में जनसंख्या वितरण असमान है। कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक घनी आबादी वाले हैं, जबकि कुछ विरल वाले क्षेत्र बसे हुए हैं। इसको प्रभावित करने वाले जो कारक है वो निम्नलिखित हैं। क्यों ऐसा होता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम होते हैं? तो पहला देखिए, पहला कारक है इसमें भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में पहला पॉइंट इसमें है, आपका हेडिंग है जो है जलवायु। जलवायु की बात करें तो यहाँ पे देखिए जलवायु, मैदानी और समशीतोष्ण जलवायु क्षेत्रों में घनी आबादी वाले मतलब होते हैं, जबकि रेगिस्तानी या ठंडी प्रदेशों में वहाँ पे आबादी कम होती है, विरल होती है। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, जो दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ भयानक ठंडी पड़ती है, मतलब ठंड पूरा रहता है। ठीक है, यहाँ पे, और इसके बाद जो जो भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा पे यहाँ पे गर्मी भयानक पड़ती है, गर्मी भयानक पड़ती है। लेकिन यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में बात करें, इस वाले क्षेत्र में बात करें तो यहाँ पे जो है आपको समशीतोष्ण जलवायु मिलेगी, यानी जलवायु अच्छी होगी, थोड़ी ठंडी थोड़ी गर्मी। तो यहाँ जो है आबादी ज़्यादा देखने को मिलती है। कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं भयानक ठंडी पड़ेगी तो लोग रहना वहाँ पसंद नहीं करेंगे, कहीं भयानक गर्मी पड़ेगी तो वहाँ भी रहना पसंद नहीं करेंगे। जहाँ थोड़ी ठंडी थोड़ी गर्मी पड़े वहाँ लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसका मतलब ये कि जलवायु भी प्रभावित करती है, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा है भूमि की उर्वरता। भूमि की उर्वरता का मतलब है कि भूमि उर्वर होनी चाहिए, जैसे आसानी से कृषि वगैरह की जा सके। नहीं, गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी के उर्वरा वाली जो भूमि क्षेत्र है वहाँ जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है, जबकि पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में विरल आबादी देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ कृषि के लिए अच्छी खेती नहीं है, और अच्छी खेती नहीं रहेगी तो भैया अनाज नहीं मिल पाएगा, भोजन नहीं मिल पाएगा खाने के लिए इंसान को। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं इसके बारे में। दूसरा पॉइंट रहेगा आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में देखिए औद्योगों और व्यापार, इसमें जहाँ पे जिन क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों में, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उद्योग हैं और आसानी से व्यापार हैं, व्यापार लोग आसानी से मिल जाते हैं, और जो है रोजगार आसानी से मिल जाते हैं, तो लोग रहना वहाँ ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, आगे है कृषि की उपलब्धता। कृषि की उपलब्धता का मतलब ये कि अच्छी कृषि भूमि वाले क्षेत्र में लोग अधिक वहाँ पे संख्या में बसते हैं, और वहाँ पे ज़्यादा अपने जीवन यापन जो है करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आसानी से जो मूलभूत आवश्यकताएं वो पूरी हो जाती हैं। आगे बात करते हैं, तीसरा पॉइंट है सामाजिक और ऐतिहासिक कारक। सामाजिक और ऐतिहासिक कारक का मतलब ये इसमें है कि परिवहन सुविधाएं वहाँ पे अच्छे से मिल जाती हैं, यानी अच्छी परिवहन सुविधाएं मिल जाती हैं, अच्छे चिकित्सक सुविधा मिल जाती है, अच्छे वहाँ पे राजनीति मिल जाती है, तो इस प्रकार से लोग वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, इसके बाद ऐतिहासिक विकास है। ऐतिहासिक विकास का मतलब ये है कि जहाँ पे शहर अच्छे होते हैं, जहाँ पे अच्छे लोग होते हैं, जहाँ पे अच्छी सुविधाएं मिलती है, लोग वहाँ प्लान करना चाहते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहीं एक जगह है जहाँ पे आपको गंदा पानी मिलता है पीने के लिए, एक जहाँ पे है आप जहाँ पे आपको स्वच्छ पानी मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए आप यहाँ पे रहना पसंद करते हैं, तो कहाँ रहना पसंद करें, गंदे वाले पानी स्थान पर या जो है स्वच्छ वाले स्थान पर? ऐसे भी समझ सकते हैं। तो जवाब सभी का क्या होगा? स्वच्छ वाले स्थान पर। वही चीज़ जहाँ जनसंख्या को सुविधा होगी वहीं प्रभावित ज़्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर सतत विकास को बढ़ावा देने के उपाय बताइए। सबसे पहले देखिए कि इंदिरा गांधी नहर जो है वो कहाँ है, किस प्रकार से है। तो थोड़ा सा मैं आपको मैपिंग के माध्यम से समझाऊं, ताकि जो है जो भूगोल है वो मैपिंग के द्वारा आप समझ पाएं और आसानी से आंसर को प्रेजेंट कर पाएं। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इस प्रकार से जो है मानचित्र बनाते हैं। अब मैं मोबाइल पे बना रहा हूँ इसलिए यहाँ पे अच्छे से तो नहीं बन पाएगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। ठीक है, और आप कॉपी पे बनाएंगे तो अच्छे से बना सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो। ठीक है, इस प्रकार से मान लेते हैं समथिंग इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ से, ठीक है, तिब्बत से, तिब्बत के मानसरोवर झील से बोखरचू एक ग्लेशियर है, वहाँ से एक नदी निकलती है। इस प्रकार से नदी निकलती है और लद्दाख में जाके फिर पाकिस्तान में जाती है, फिर इसके बाद अरब सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है, अरब सागर में जाके गिर जाती है। इस नदी का नाम है, आप सभी को पता होगा, सिंधु नदी। ठीक है, नदी का नाम है सिंधु नदी, ये सिंधु नदी है। अब इसी में जो है एक नदी और आके मिलती है, एक नदी मिलती है और यहीं से नदी निकलती है, यहीं से। ठीक है,
नदी निकलती है, उस नदी का नाम है सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी निकल कर ऐसे जाके यहाँ पे जाके मिल जाती है। ठीक है, जो सतलज नदी है वो जाके इसी में आपका नदी जो है इसी में जाके इस प्रकार से मिल जाती है। इस नदी का नाम है सतलज नदी। ठीक है, और सतलज जो नदी है इस नदी में आके यहाँ से जो है हिमाचल प्रदेश से नदी निकलती है, यहाँ पे आके ब्यास नदी। ठीक है, ब्यास नदी। तो यहाँ पे सतलज और ब्यास नदी पर जो है यहाँ से एक नहर निकाली गई है। ठीक है, एक नहर निकाली गई इस प्रकार से राजस्थान में, और इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, सतलज और ब्यास के हरकी नामक स्थान है, यहाँ पे हरकी नामक स्थान से यहाँ से एक नहर निकाली गई जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। तो ये मैपिंग है, और अगर कर देंगे ना एग्जामिनर परफेक्ट भैया पूरा 6 में 6 नंबर देगा, क्योंकि आप जेन्युइन तरीका से बताए हैं कि क्या है और कैसे लिखते हैं। भूगोल मैपिंग की आत्मा होती है दोस्तों, इसलिए समझने का प्रयास करिए। आप मैपिंग करेंगे तो पूरा परफेक्ट नंबर मिलेगा, मैथ की तरह नंबर मिलता है मैप में, भूगोल में, इसलिए पूरा बढ़िया समझने का प्रयास करिए, आपको पूरा बेहतरीन नंबर मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से बना देंगे और बढ़िया नंबर आपको पूरा मिलेगा। और उसके बारे में थोड़ा सा लिखिए। अब लिखते हैं क्या, चलिए देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों में जल आपूर्ति कर आर्थिक विकास में सहायक होती है। ठीक है, और इसके बाद जो है इसके द्वारा सतत विकास बढ़ाने की जो है बात कही जाती है। सतत विकास का मतलब ये होता है कि इंदिरा गांधी जो नहर है वो अब नहर निकाल दी गई है, इस प्रकार से नहर निकाल दी गई है। अब जो है इसके आसपास जो क्षेत्र हैं उनको तो फायदा होगा, क्योंकि मरुस्थल क्षेत्र में पानी आना बहुत बड़ी बात है। सोचिए, बहुत बड़ी बात है मरुस्थल क्षेत्र में पानी आना। तो जिन जिन क्षेत्रों में नहर ये जाती है, जैसे कि बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, ये सब जो क्षेत्र हैं यहाँ से नहर निकलती है, उन क्षेत्रों में ये जीवनदायिनी नहर मानी जाती है, कि वहाँ पर कृषि को बढ़ावा मिला है। ठीक है, तो अगर ये नहर बढ़ रही है, मतलब वहाँ पर बह रही है, तो अब क्या होगा कि आने वाली जो पीढ़ी है, जैसे मान लीजिए यहाँ के जो लोग हैं वो तो उपयोग कर रहे होंगे, उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस नहर का उपयोग करेगी। तो इस प्रक्रिया को सतत विकास कहा जाता है, क्योंकि जब आने वाली पीढ़ी भी उस संसाधन का उपयोग कर लेती है तो उसे सतत विकास के नाम से जाना जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है, आई होप समझ में आ चुका होगा आपको। अब इसके उपाय बताते हैं कि सतत विकास से बढ़ाने के प्रमुख उपाय क्या हैं। तो देखिए, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जल संरक्षण एवं प्रबंधन। जल संरक्षण प्रबंधन का मतलब है कि जल अपव्यय को रोकने के लिए, अपव्यय का मतलब होता है जो फालतू खर्चा होता है। जैसे कि कृषि में क्या होता है कि जैसे मोटर लगा देते हैं और जो है अपना जा रहा पानी अपने खेती में जा रहा कि बाजू वाले की खेती में जा रहा पता नहीं चल रहा, रात में मोटर लगा देते हैं लोग। अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे और खेती से समझते होंगे तो आपको पता होगा कि रात में लोग मोटर लगा देंगे और पानी जा रहा है, अपने में जा रहा कि बाजू वाले में जा रहा, पता नहीं चला कहाँ जा रहा है पानी। क्यों? क्योंकि ना तो बिजली का खर्चा देना है, ना तो जो है ना कुछ और लग रहा है, तेल पानी लग रहा है। भाई पानी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उनका कुछ लग ही नहीं रहा है, बस एक बार लगा देंगे मोटर, बस खेत में पानी जा रहा है। कितना भर रहा है, कितना नहीं करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पानी जा रहा है। ठीक है, तो क्या करना है, देखिए अपव्यय फालतू खर्चे को रोकने के लिए ट्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई की पद्धति को अपनाना चाहिए। मतलब कि जो छिड़काव होता है ना, छिड़काव ऐसे जो है फव्वारा टाइप का छिड़काव ऐसे होता है, इस प्रकार से छिड़काव करते हैं उस पर, ताकि जो है पानी कम खर्चा हो। ठीक है, और आसानी से जितना पौधों को चाहिए उतना उनको मिल जाए। और फव्वारे से जो है इस प्रकार से फव्वारे से जो डालते हैं फुहारा टाइप का होता है ना, उस प्रकार से। ठीक है, ऐसे सिंचाई करते हैं वहाँ पे, तो इससे जल क्या बचता है, जल ठीक है प्रबंधन होता है उसका। आगे है कृषि सुधार। कृषि सुधार में देखिए जल संवेदनशील फसलों की खेती जैविक कृषि को बढ़ावा देने को मदद करता है। ठीक है, कृषि में सुधार होता है। आगे है स्थानीय उद्योगों का विकास। स्थानीय उद्योग का विकास का मतलब ये है कि कृषि उद्योग आधारित जो होते हैं, जैसे कि डेयरी उद्योग है, खाद्य प्रसंस्करण है, जिससे कपास से कपड़ा बनता है, और अन्य चीज जो होती हैं, मतलब कृषि को बढ़ावा मिला है और उससे उद्योग भी स्थापित हुए हैं। ठीक है, आगे है बनावरण वृद्धि। नहरों किनारे किनारे वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, ताकि जो है जो पर्यावरण संतुलन वो बना रहे। ठीक है, आगे है सामुदायिक सहभागिता। सामुदायिक सहभागिता मतलब सहभागिता में साथ साथ भागना। साथ साथ भागना का मतलब वो भागने वाली बात नहीं है, इन दोनों की भागने वाली बात नहीं करी है भैया। अगर ये दोनों भाग जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इन दोनों को साथ साथ में चलने की बात हो रही है। सहभागिता मतलब साथ साथ चलना। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जल उपभोक्ता समिति का गठन कर स्थानीय लोगों को भागीदारी सुनिश्चित करना, यानी एक संगठन बने, एक समिति बने और सबका योगदान हो, सामूहिक, यानी समाज का पूरा सबका योगदान हो। सबका योगदान होगा तो जल संरक्षण होगा और उसका सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे, सतत विकास होगा। ठीक है, अगर एक बनाने वाले हैं
और दो बिगाड़ने वाले हैं तो क्या विकास हो पाएगा? सतत नहीं विकास हो पाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अथवा करके दिया रहेगा कि ग्रामीण बस्तियों की प्रतिरूप बताइए, तो आइए प्रतिरूप भी देख लेते हैं इसका, और इस प्रकार से देखिए प्रतिरूप देखने को मिलेगा। इसका थोड़ा सा फिगर भी बनाना पड़ेगा आपको। ग्रामीण बस्तियों के स्वरूप भौगोलिक और सामाजिक कारकों पर निर्भर करता है। भारत में ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख प्रतिरूप जो है निम्नलिखित हैं, इस प्रकार से देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ से पहला वाला अगर छोड़ दें अभी एक मिनट के लिए, तो दूसरे शुरुआत करते हैं विखंडित बस्तियां, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। विखंडित, देखिए विखंडन की बात हो रही है, विखंडन का मतलब अलग अलग, ठीक है, अलग अलग बस्तियां। और यहाँ पे देखिए विखंडित बस्तियां वे बस्तियां होती हैं जिनमें घर दूर दूर स्थित होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों पर, वन क्षेत्रों में और शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। वहाँ पे घर क्या होते हैं, घर जो घर होते हैं ना भैया, वो दूर दूर होते हैं, इस प्रकार से। ठीक, जो घर होते हैं दूर दूर होते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ऐसे वनवासी क्षेत्र देखने को मिलते हैं। अगला है रेखीय बस्ती। रेखीय बस्ती मतलब जैसे सड़क के किनारे ऐसे आप सड़क बना दीजिए इस प्रकार से, ठीक है, या नहर बना दीजिए, उसके 2-3 ऐसे घर बना दीजिए, इस प्रकार से घर बना दीजिए। तो जानवर को फिगर चाहिए थोड़ा सा, बस ऐसे बना दी काम हो जाएगा। लिखेंगे सड़क नदी किनारे जो है बस्ती जो बसी होती है उसे रेखिक बस्ती कहते हैं। ये बहुविकल्प में भी पूछा जा सकता है। जैसे नदी के किनारे जो है बंगाल में, असम में ऐसी बस्तियां देखने को मिलती हैं। इसके बाद जो है पेरीफेरल बस्ती। पेरीफेरल बस्ती का मतलब ये होता है कि जो है एक बड़े गाँव या कस्बे के चारों ओर विकसित होता है और शहरी प्रभाव अधिक होता है वहाँ पे। जैसे बड़े शहरों में बाहरी जो इलाके होते हैं, जैसे मान लो ये शहर है, ठीक है, ये शहर है, इसके शहर के किनारे किनारे यहाँ पे कुछ बस्तियां बसी होती हैं जो शहर के टच में रहती हैं, ठीक है, और इस प्रकार से अपना काम करती हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे जो छूटा था उसके बारे में बात कर लेते हैं। सकेंद्रीय बस्ती मतलब घर सटे होते हैं, इसको आप ऐसे ही कर सकते हैं, इसको सघन बस्ती, ठीक है, इसको सघन बस्ती कहते हैं। ठीक है, इसको सघन बस्ती कर सकते हैं। घर पास पास सटे होते हैं, समांतर मैदानी और उपजाऊ भागों में पाए जाते हैं। उत्तर भारत में गंगा यमुना के दोयाब में ऐसी बस्तियां देखने को मिलती हैं। तो इसको सकेंद्री ना लिख के आप सघन लिखेंगे तो ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि उस टाइम पे याद रहे या ना रहे, सघन आपको याद रहेगा। ठीक है, आगे इस प्रकार से देखेंगे यहाँ पे, तो जो है निष्कर्ष मिल सकते हैं कि ग्रामीण बस्तियों के स्वरूप स्थानीय पर्यावरण और आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक संरचना पर निर्भर होती है। ठीक है, एक पॉइंट और बता दें कि जो है यहाँ पे आयताकार भी होता है, ठीक है, आयताकार भी होता है, वर्गाकार भी होता है और त्रिभुजाकार भी होता है। ऐसे भी जो है बस्तियाँ बसी होती हैं। टी आकार होता है, वाई आकार होता है, ऐसी भी ग्रामीण बस्तियाँ देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से भी आप अगर नहीं आएगा तो आप आयताकार लिखना, वर्गाकार लिख सकते हो। ठीक है, आप जो है वर्गाकार लिख सकते हो, मतलब वर्गाकार ऐसे वर्गाकार लिखेंगे। ठीक है, ऐसे वाई आकार, टी आकार, ऐसी भी बस्तियां देखने को मिलती हैं, तो आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मानचित्र प्रश्न आएगा। मानचित्र प्रश्न के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, कैसे मानचित्र को भरना है, और वो फनी तरीके से मैंने बताया था। अगर आप उसे देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखें तो देख लीजिए, आपको बेनिफिट जरूर वहां से मिलेगा, कैसे मानचित्र भरा जाता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।